So a certain metal M, a certain metal M have three minerals A, B, and C containing 15%, 66%, and 71% of M respectively. If the extraction cost of metal M from A, B, C respectively is rupees 35 per kg, rupees 45 per kg, and 1110 rupees per kg. आपके पास तीन अलग अलग मिनरल्स हैं जिनमें मैंने मेटल एम का परसेंटेज आपको बताया हुआ है, एंड देन आई हैव गिवन यू द कॉस्ट. सेलेक्ट द ओर ऑफ द मेटल एम आउट ऑफ एबीसी. मतलब आपको जो तीन मिनरल एबीसी गिवन है मेटल एम के, उसमें से सेलेक्ट करना है कि इसके लिए परफेक्ट ओर कौन सा होगा. सो लॉजिक मैंने आपको बताया ओर का कि इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट करना होता है. सो इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन तो यू विल से कि हमारे पास जो मिनरल ए है, वन बाय वन हम लोग लिख रहे हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास मिनरल ए है, इसमें 15% एम है मेटल, और इसकी जो कॉस्ट आ रही है एम के लिए वो है ₹35 पर केजी. जो मिनरल बी है उसमें 66% तो मेटल एम है, और कॉस्ट ऑफ एम जो आ रही है वो है ₹45 पर केजी. तो जो तीसरा मिनरल बी है, सॉरी मिनरल सी है, दैट कंटेन्स 71% ऑफ मेटल, और यहाँ जो कॉस्ट ऑफ मेटल आ रही है वो है ₹1110 पर केजी. अब आप ध्यान से देख सकते हो कि मिनरल ए से जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो चीपेस्ट है, बट उससे जो अमाउंट ऑफ मेटल मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, यानी वेस्टेज बहुत ज्यादा है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि आप एक ओर से केवल 15% मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो मेजर लॉस. मिनरल बी की कॉस्ट देखो थोड़ी सी ज्यादा है ए से, बट नो डाउट इट इज गिविंग यू 65% ऑफ द मेटल. मतलब जो मेटल की डिमांड है वो यहाँ से पूरी हो रही है, प्लस कॉस्ट भी ए के लगभग क्लोजेस्ट है. मिनरल सी से डिमांड तो फुल सप्लाई होगी क्योंकि 71% मेटल है, जो मेटल बी से थोड़ी ज्यादा है, बट कॉस्ट देखो एक्सेप्शनली हायर है. इतनी कॉस्ट कोई भी नहीं करेगा एकदम से, चाहे जितनी डिमांड रिक्वायरमेंट हो, बट कोई कॉस्ट 45 रुपीज पर केजी की जगह 1000 रुपीज पर केजी नहीं पे कर सकता है. इसका मतलब सी तो हम यूज नहीं करने वाले. लॉजिक समझ में आया? सी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बिकॉज कॉस्ट इज टू हाई. ठीक है, ए और बी दोनों को यूज किया जा सकता है ओर्स के लिए, बट अगर इसमें मोर प्रिफर्ड की बात करी जाएगी तो मोर प्रिफर्ड विल बी बी. व्हाई मोर प्रिफर्ड बी? बिकॉज इट इज फुलफिलिंग बोथ द टास्क. So more preferred will be B because its cost is also reasonably good, and it is giving a heavy percentage of metal also. So mineral B is more preferred over here. Mineral B is more preferred as ore for metal. लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं. मिनरल ए को भी हम लोग ओर की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, उससे जो मेटल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, तो मेजर कॉस्ट वेस्ट हो रही है. सो इट डिपेंड्स, अगर वो मेटल बहुत प्रीसियस है और उससे इतना अमाउंट भी मिल रहा है तो वी कैन एक्सट्रैक्ट, बट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 10 रुपीज पर केजी कॉस्ट इज नॉट दैट मच हाई. अगर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी मेटल की तो लोग 10 रुपीज पर केजी ज्यादा पे कर सकते हैं, बट 1110 रुपीज पे करना बहुत मुश्किल है. इसलिए मिनरल सी को हम लोग ओर की तरह सिलेक्ट नहीं करेंगे. ए और बी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी अगर हमें प्रेफरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी तो विल सिलेक्ट बी. ओके, समझ गए यहाँ तक? अब देखो इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो है हमारे डिफरेंट कोर्स. तो मेजरली इस चैप्टर में हमें जो सबसे पहला पोर्शन सीखना है, बिकॉज इस चैप्टर अकॉर्डिंग टू जेईई सिलेबस इज फोर्स एंड मेटलर्जी. तो ये सबसे पहला पार्ट सीख रहे हैं ओर्स. तो आपको अलग अलग मेटल्स के लिए जो प्रिंसिपल ओर्स है वो लर्न करने हैं. उसमें सबसे कम अगर आप लर्न करना चाहते हो तो जो एनसीईआरटी में टेबल नंबर 6.1 दिया उतना तो कम से कम लर्न कर लेना. तो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके से आते हैं. या तो पूछा जाता है कि मेटल का ओर बताओ, दूसरे क्वेश्चन में उसी ओर का मेटल पूछ सकते हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ. दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि वो किस टाइप का ओर है, लाइक इट इज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट, हैलाइड, सल्फाइड, नेटिव, ऐसे किसी भी कैटेगरी का ओर हो सकता है. तो उसकी टाइप ऑफ ओर भी डिसाइड करनी पड़ती है. तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा लिखा हुआ है, आपको वन बाय वन नोट कर लेना है फटाफट. सबसे पहले एल्यूमिनियम मेटल की बात करी जाएगा. तो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स.
ठीक है ना। तो ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स वी आर डिस्कसिंग, ये आपका सबसे पहला पोर्शन है जिसमें आपको ओर्स लर्न करने। सो ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ओर्स ऑफ different metals we are dealing right now. तो इन दिस कैटेगरी सबसे पहले मैंने मार्क किया हुआ है एल्यूमिनियम। मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है वो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम, देन कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, लेड, मरकरी, टिन, मैग्नीशियम, ऐसे वन बाई वन करते जा रहे हैं, तो आपको सब बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले मेटल से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल ओर है दैट इज बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल ओर है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला ठीक से देखना है, जनरली हम लोग उसको Al2O3.2H2O लिखते हैं, दैट इज एन कॉमन फॉर्मूला, सब वही यूज करते हैं। बट एनसीईआरटी बुक में इसको AlOH होल 3 - 2x गिवन है। और ये एक्चुअली में ऑक्साइड ओर भी है, देखो इसमें ऑक्साइड फॉर्म भी है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी है। तो दिस इज बेसिकली एन ऑक्साइड ओर एज वेल एज हाइड्रोक्साइड ओर। इट्स एन इंपॉर्टेंट बिकॉज जे एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज कायोलाइट, चाइना क्ले, माइका, क्रायोलाइट, कोरल्टम एंड फेल्सपार। इसमें अगर और एक इंपॉर्टेंट की बात करी जाए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्रायोलाइट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आपको जितने अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो में से कोई भी आ सकता है। और जो कॉमनली यूज होता है दैट इज बॉक्साइट एंड cryolite. Cryolite is Na3Al6. This is halide ore. Others are silicate ores. You may say cryolite, China clay, mica, last में feldspar, ये सब देख सकते हो silicate ore है. Al2O3, this is corundum. This is an oxide ore. And feldspar, mica, China clay and cryolite, these are silicate ores. So basically oxide and hydroxide is bauxite ore. Major aluminium extraction bauxite से होता है. Next metal is copper. नेक्स्ट मेटल इज कॉपर। कॉपर का प्रिंसिपल और जो होता है दिस इज कॉपर पाइराइट्स, जिससे मेजर कॉपर एक्सट्रैक्शन होता है। फॉर्मूला इज CuFeS2 एंड इट इज अ सल्फाइड ओर। अदर ओर्स आर कैल्कोसाइट व्हिच इज कॉपर ग्लास, Cu2S सल्फाइड ओर। क्यूप्राइट, रूबी कॉपर भी बोलते हैं इसी को, Cu2O ऑक्साइड ओर। देन इट इज मैलाकाइट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, दिस इज अनदर प्रिंसिपल ओर। सो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, malachite, this is carbonate and halide ore. Then azurite, which is again copper hydroxide and carbonate, so this is carbonate and hydroxide ore. So make it clear, this is not hydride, this is hydroxide. Maybe. So this is hydroxide ore, this is carbonate or hydroxide ore. Then comes to iron. Iron का principal ore होता है hematite and magnetite, ये दोनों common principal ores हैं। Hematite and magnetite, formula is Fe2O3 and Fe3O4, both are oxide ores. Then copper pyrites, FeS2 and siderite carbonate ore. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, आयरन का कार्बोनेट ओर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज FeCO3 siderite, दिस इज कार्बोनेट ओर। देन कम्स टू जिंक। जिंक का प्रिंसिपल ओर जो होता है वो जिंकाइट या जिंक ब्लेंड यूज करते हैं। सो इट इज जिंकाइट और जिंक ब्लेंड। जिंकाइट इज जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ब्लेंड और सैफेलाइट, दिस इज जिंक सल्फाइड, दोनों का सेम फॉर्मूला है। देन कैलामाइन इज इट्स कार्बोनेट ओर and willimanite is its silicate ore. So this is 2ZNO.SiO2, 2ZNO.SiO2, this is silicate ore. Okay, next metal is silver. Silver का principal ore जो होता है that is argentite और silver glass बोलते हैं, this one. Otherwise horn silver और ruby silver भी use कर सकते हैं। This is silver glass और argentite, this is sulfide ore Ag2S. Then horn silver is halide ore AgCl. Then pyrrolite or ruby silver, this is your Ag2S.Sb2O3, this is also a sulfide ore. Next metal is lead. Lead का principal ore होता है galena, which is PbS, that is an sulfide ore. ठीक है। Then this is cerorite, this is lead carbonate, this is uncarbonate ore. मरकरी का प्रिंसिपल ओर इज चिनाबार। मरकरी नेटिव स्टेट में भी मिलता है, अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। तो मरकरी के लिए जनरली ओर नहीं ढूंढने होते, बट इसका प्रिंसिपल ओर चिनाबार होता है, दिस इज HgS सल्फाइड ओर। टिन का प्रिंसिपल ओर टिन स्टोन या कैस्टेराइट बोलते हैं, दिस इज SnO2 ऑक्साइड ओर। मैग्नीशियम के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं दिस इज कार्नेलाइट, दिस इज KCl.MgCl2.6H2 व्हिच इज हैलाइड ओर। ओके, मैग्नेसाइट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट,
टैल्क, एस्बेस्टस, इप्सम सॉल्ट, केनाइट, डोलोमाइट, ये सब भी कॉमन ओर्स है, ठीक है। बट इसमें जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला ओर है दैट इज कार्नेलाइट, विच इज एन हैलाइड ओर। इसके बाद क्रोमियम के लिए क्रोमाइट और यूज करते हैं, विच इज Fe.Cr2O3। बेरिलियम के लिए बेरिल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें एक बार एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। सो बेरिल इज 3BaO.Al2O3.6H2O। आपको मेटल, उसका और फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो टाइप ऑफ और अपने आप पता चलेगा। यहाँ पे देखो SiO2 है तो सिलिकेट और हो गया, समझ आ गई बात। देन फॉर लिथियम इट इज LiAl SiO2 O3 twice सिलिकेट और। सोडियम के लिए चिली सॉल्ट पीटर, दिस इज नाइट्रेट और। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार नाइट्रेट और का एग्जांपल पूछा जाता है। तो नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं इसको। इससे हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड देन मैग्नीज के लिए आप पायरोलुसाइट और टाइटेनियम के लिए रूटाइल, ये आपको प्रिंसिपल ओर्स पता है, दीज आर ऑक्साइड्स। इसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम या मरकरी, जो नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मरकरी, ये नेटिव स्टेट में भी नेचर में मिलते हैं, तो उनके नेटिव ओर्स भी होते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा उस मेटल ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ मेटल से या मेटल मैक्सिमम कंटेंट मेटल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल गेन कर लेते हैं। तो सिल्वर, जैसे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं कई बार, पुराने सिल्वर गोल्ड कॉइन अवेलेबल है। प्लेटिनम भी सेम स्टेट में, कई बार मरकरी भी प्योर स्टेट में मिलता है। तो इन सबके नेटिव ओर भी एग्जिस्ट करते हैं। नेटिव ओर का मतलब होता है कि किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, मेटेलिक फॉर्म में अवेलेबल है, बट सम इम्प्योरिटीज आर एसोसिएटेड विद देम, तो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस लगा के हम इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? सो इस क्वेश्चन में आपको क्या लर्न करना है, मेटल्स, देयर प्रिंसिपल ओर्स, और ओर्स बेसिकली उनके फॉर्मूला और वो किस टाइप का ओर है। यहाँ से बेसिकली यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेटल का ओर या ओर का मेटल पूछते हैं, और वो किस टाइप का ओर है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो बेसिकली नेक्स्ट पोर्शन जो हमें सीखना है वो है सारे मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट में समझा रहा हूँ कि मेटलर्जिकल प्रोसेस कैसे वर्कआउट करते हैं। फिर बेसिकली इस चैप्टर में उन्हीं सारे प्रोसेसेस को डिटेल में सीखना है। दैट इज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर। तो अब देखो मैं आपको पूरी मेटलर्जी एक बार में सिखा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस बेसिकली फॉलो किए जाते हैं। तो सारे प्रिंसिपल, प्रोसेसेस, टेक्निक्स जो जो भी यूज हो रहे हैं मैं सब लिखे देता हूँ। तो देखो मेटलर्जी में सबसे पहले केस में जो हम लोग डिसाइड करेंगे, फर्स्ट सब्सटेंस दिस इज ओर्स। तो पहले आपने एक प्रिंसिपल ओर डिसाइड कर लिया, किसी भी सब्सटेंस का सबसे पहले आपने प्रिंसिपल ओर डिसाइड किया, जिससे आप आगे का प्रोसेस फॉलो करोगे। तो ओर से स्टार्ट करना है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक जाना है। तो उसका जो अगला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, दिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स, यानी जो सबसे पहले ओर मिलेगा उसको सबसे पहले थोड़ा प्योरीफाई करेंगे, सो दैट बहुत ज़्यादा वेट ना कैरी करना पड़े। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया कि कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विल ऑलवेज प्रेफर दोज प्रोसेसेस जिनमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहनी चाहिए, कॉस्ट अननेसेसरी नहीं बढ़नी चाहिए। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर में जो हम लोग प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, मैं आपके लिए वन बाय वन लिखे देता हूँ। यहाँ जो कॉमन प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ फॉलो किया जाता है ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट प्रोसेस विल फॉलो इज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन या इसी को हम लोग हाइड्रोलिक वॉश भी बोलते हैं, दोनों तरीके के केस है। तो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉश। तो ग्रेविटी सेपरेशन और यू में से हाइड्रोलिक वॉश, तो बोथ आर डिफरेंट टेक्निक्स, बट दोनों का बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम है, इसलिए दोनों एक साथ ही लिखे दे रहे हैं। सो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉश। ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फर्स्ट प्रोसेस इज ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉश। नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन
third process we'll follow is froth flotation. And the fourth process allowed over here is, this is called chemical separation or leaching. Chemical separation or leaching. The technical term is leaching. या इसी को कभी कभी केमिकल, बेसिकली केमिकल सेपरेशन है, बट कभी कभी इसको लीचिंग भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान रखना है केमिकल सेपरेशन और लीचिंग. ठीक है, तो जैसे आपने प्योरिफिकेशन ऑफ ओर की टेक्निक फॉलो करी, तो यहाँ से आपको प्योर ओर मिल जाएगा. सबसे पहले प्योरिफिकेशन ऑफ ओर टेक्निक फॉलो करने के बाद हमने प्योर ओर अचीव किया. अब इस ओर के अंदर अभी भी कुछ कुछ इम्प्योरिटी फॉर्म में हो सकती है जो कंबाइंड फॉर्म में होंगे. तो जो ऐसी इम्प्योरिटीज थी जिनको आप केवल फिजिकल प्रोसेसेस से या सिंपल फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते थे, वो मैंने हटा दिए. अब जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो लिखे देता हूँ. तो प्योर ओर के बाद नेक्स्ट में हम लोग दो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. एक होता है कैल्शिनेशन, एक होता है रोस्टिंग. तो ध्यान रखना मैं सारे मैक्सिमम प्रोसेसेस लिख रहा हूँ. जरूरी नहीं कि सारे प्रोसेसेस फॉलो किए जाए, केवल उन्हीं प्रोसेसेस को वर्कआउट किया जाता है जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्योरिफिकेशन ऑफ ओर के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस हमने फॉलो करे उससे हमें प्योर ओर मिला. इन चार में से कोई भी एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आप. प्योर ओर के बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैल्शिनेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज कैल्शिनेशन. ठीक है, अब कैल्शिनेशन क्या होता है ये समझना है. तो कैल्शिनेशन इज बेसिकली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ heating in absence of air. So calcination is basically heating in absence of air. Calcination is basically heating in absence of air. Heating in absence of air to remove. तो एयर की एब्सेंस में अगर आप हीट करेंगे तो उससे क्या क्या रिमूव कर सकते हैं वो समझना है. तो उसमें सबसे पहले जो रिमूव करेंगे वो करेंगे मॉइस्चर. नेक्स्ट हम वो रिमूव करेंगे दैट इज कंबाइंड वाटर. ये इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं. कंबाइंड वाटर और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो कंबाइंड वाटर और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. then organic and volatile impurities. Organic and volatile impurities. And combined gases. बेसिकली यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है. कंबाइंड गैसेस जैसे मतलब कार्बोनेट हो रहा है तो हीट करा के CO2 निकाल दिया, सल्फाइड हो रहा है तो हीट करा के SO2 गैस रिमूव करा दी. तो कंबाइंड गैसेस मतलब जैसे CaCO3 कहीं पे है और उसको आपने हीट किया, अभी डिटेल में प्रोसेस सीखेंगे. तो यहाँ से CO और CO2 रिमूव हुआ, तो जो CO2 गैस रिमूव कराई दिस इज योर कंबाइंड गैस. समझा? कैल्शिनेशन से बेसिकली मॉइस्चर, कंबाइंड वाटर, वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑर्गेनिक एंड वोलेटाइल इंप्योरिटीज एंड कंबाइंड गैसेस जो है हम लोग रिमूव कराते हैं. एंड ध्यान रखना है दिस इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर. और थोड़ा सा टेक्निकल बात और समझनी है तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एंडोथर्मिक, क्योंकि आप हीट कर रहे हो और एयर नहीं यूज कर रहे हैं. सो दिस इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर. So this process is actually an endothermic process. अभी डिटेल सब सीखेंगे. When we learn more detail about these processes, तो अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा. इन सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो कैल्शिनेशन में एक बात बस चाहो तो यहाँ अलग से लिख लो नीचे, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एंडोथर्मिक. ठीक है, समझ आया? तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. इतने सारे ऑपरेशन हम लोग फॉलो करेंगे कैल्शिनेशन के लिए. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कैल्शिनेशन. डन. कैल्शिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं दिस, या जरूरी नहीं कि कैल्शिनेशन फॉलो किया जाए, या तो कैल्शिनेशन फॉलो करते हैं. इसके बाद अगला प्रोसेस जो यहाँ पे मेटलर्जी में यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग. नेक्स्ट प्रोसेस इज रोस्टिंग.
Roasting actually in heating in presence of air, and this is an exothermic process. So next term लिखा मैंने roasting. So roasting is actually heating in presence of air और oxygen. और इसका जो बेसिकली एम होता है वो होता है किसी भी सल्फाइड ओर को करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने की, टू कन्वर्ट sulfide ore into oxide, to convert a sulfide into oxide, to convert a sulfide into oxide. इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि जो सल्फाइड होता है उसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है, तो कन्वर्ट अ सल्फाइड इनटू ऑक्साइड. तो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू कन्वर्ट अ सल्फाइड इनटू ऑक्साइड. और ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज इजी टू रिड्यूस एन ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड, because it is easy to reduce a sulfide as compared to an oxide. Sulfide as compared to an oxide. तो किसी भी सल्फाइड के रिस्पेक्ट में ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है, इसलिए हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं. अब देखो अगर किसी स्टेप में रोस्टिंग रिक्वायर्ड है, मतलब आपको सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना है, तो हम कैल्कुलेशन स्किप कर सकते हैं क्योंकि हीटिंग तो कर ही रहे हैं. तो मॉइस्चर, कंबाइंड वाटर, ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज अपने आप हट जाएंगे. अब मान लो किसी केस में सल्फाइड है ही नहीं, ऑक्साइड ऑलरेडी, तो कैल्कुलेशन फॉलो करेंगे जहाँ पे मॉइस्चर, कंबाइंड वाटर, ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड कंबाइंड गैसेस. तो मोस्टली कैल्कुलेशन या रोस्टिंग में से कोई एक प्रोसेस फॉलो होता है. दोनों भी फॉलो करने पड़ सकते हैं एज पर द नीड. तो जहाँ पे देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी पड़ती है, तो हम जिन प्रोसेसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है. देयर इज नो नीड दैट वी शुड फॉलो ऑल द प्रोसेस. मेटलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बिकॉज इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. तो जितने मिनिमम प्रोसेसेस से मेटलर्जी वर्कआउट हो सकती है वो फॉलो किया जाता है. तो जो इसेंशियल पार्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा. कौन कौन से टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स यूज हो सकते हैं वो मैं आपको सब बता रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट फ्लो एक बार समझ जाए, फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे. राइट. नेक्स्ट प्रोसेस जो फॉलो करेंगे दैट इज रिडक्शन. अब रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं. सबसे पहली टेक्निक जो हम लोग रिडक्शन में फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड एयर रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन. तो फर्स्ट टेक्निक इन दिस केस इज एयर रिडक्शन, या इसी को ऑटो रिडक्शन बोलते हैं या सेल्फ रिडक्शन भी बोल सकते हैं. तो ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे. एयर रिडक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि एयर से रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस. अभी जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताऊंगा. तो ऑटो और सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं इसको. रिडक्शन टेक्निक. नेक्स्ट प्रोसेस एयर रिडक्शन के बाद जो हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग. कहीं पे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन कराते हैं तो दिस इज रिफर्ड एज स्मेल्टिंग. अगला प्रोसेस जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं दैट इज एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस. एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या इसी को रिडक्शन टू एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो आप. रिडक्शन टू या रिडक्शन टू एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एज एन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. सो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या इसी को हम लोग रिडक्शन टू एल्यूमिनियम बोल सकते हैं. राइट. फिर इसके बाद लास्ट में जो रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. लास्ट प्रोसेस पॉसिबल इज इलेक्ट्रोलाइटिक. या तो एयर रिडक्शन कराएंगे या फिर सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन थ्रू कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. देन वी यूज एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस या रिडक्शन थ्रू एल्यूमिनियम, एंड वी कैन फॉलो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. दीस आर सम रिडक्शन टेक्निक्स जो हम लोग फॉलो करेंगे. रिडक्शन कराने के बाद जो हमारे पास प्रोसेस बनेगा उससे हमें प्योर मेटल मिलेगा. So that can be of purity in like 80%, 90% or even more than that. So we'll get pure metal. अब अगर हमारा काम इतनी ही प्योरिटी से चल जा रहा है तो अच्छी बात है. अगर आप इससे भी प्योर मेटल फॉलो करना अचीव करना चाहते हो, जैसे 99.999% गोल्ड के केस में, जैसे सिल्वर के केस में,
जहाँ पे भी सेमी कंडक्टर्स सब मटेरियल जो होते हैं उनके केस में, तो जहाँ पे भी हमें प्योरिटी लेवल बहुत हाई अचीव करना होता है, वहाँ पे हम इसके बाद भी एक स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ओके, अगर प्योर फॉर्म ऑफ मेटल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक जाना है तो जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं डिस्टिलेशन। अब इन सबके पास प्रिंसिपल्स कौन कौन से मेटल्स में कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं डिस्टिलेशन। अभी केवल प्रोसेसेस बता रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, सेकंड वन विल अप्लाई इज लिक्विडेशन, second one we apply is liquation, third process is pyrological oxidation, pyrometallurgical oxidation, pyrometallurgical oxidation, pyrometallurgical oxidation जो है इसके तीन बेसिक प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। यू कैन से फर्स्ट वन इज डिप्लेशन, ये सब प्रोसेस डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। फर्स्ट वन इज डिप्लेशन, then it is basemerization, basemerization और pooling। तो मैं से कुछ होगा डिप्लेशन, basemerization एंड pooling। और अगली टेक्निक जो फॉलो कर सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में सीखा था। दिस इज अ रिफाइनिंग टेक्निक। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं गोल्ड रिफाइनिंग। गोल्ड रिफाइनिंग के बाद नेक्स्ट टेक्निक जो वर्कआउट करते हैं दिस इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज रिफाइनिंग में भी देखो दो अलग अलग टेक्निक फॉलो करी जाती है। एक प्रोसेस होता है मॉन्स प्रोसेस, which we actually follow for nickel, and another process is called von Archer's process. Next process is von Archer's process. Von Archer's process we will use for titanium or zirconium. Von Archer's process is for titanium and zirconium. So this is applied either for titanium or zirconium. और अगर इनमें से भी कोई प्रोसेस नहीं वर्कआउट करता तो लास्ट में एक और प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस या क्रोमेटोग्राफिक रिफाइनिंग। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, अगर कोई सब्सटेंस बहुत कम अमाउंट में होता है और उसको प्योरीफाई करना होता है तो विल फॉलो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। So for refining we can follow distillation, liquefaction, pyrometallurgical oxidation, electrolytic refining, zone refining, vapor phase refining and chromatographic methods। pyrometallurgical oxidation के तीन डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिप्लेशन, basemerization and pooling। Okay, and for vapor phase refining we have two methods, this is called Mons process and Van Arker's process, right? And other than this the method is chromatographic methods, इनमें से जो भी काम करते हैं और इन सारे ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद हम लोग फाइनली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल गेन कर जाते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, और इस पूरे प्रोसेस को राइट फ्रॉम पोर्स टू प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको सिखाई, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी का बेसिक एम होता है स्टार्ट फ्रॉम पोर्स एंड एंड फ्रॉम टिल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम सारे स्टेप फॉलो करें, केवल उतने ही स्टेप फॉलो करते हैं जितने हमारे लिए एसेंशियल है या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे आयरन होता है, वी नेवर नीड आयरन 100% प्योर आयरन, बिकॉज आयरन के केस में रस्टिंग होती है तो हम लोग उसको और प्यूरिफाई करने की बजाय फिर उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रादर देन प्यूरिफाइंग आयरन वी प्रीफर
कन्वर्टेड टू इट्स अलॉय, क्योंकि और प्योरीफाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा स्टीम होती है। तो प्योरिफिकेशन उसी लेवल तक करना है जिस लेवल तक हमारी रिक्वायरमेंट है। समझ गए? तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओर, जहाँ से मैंने बताया वहां से स्टार्ट करके प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, प्योर ओर, calcination. Calcination is an endothermic process. Then roasting. Roasting is actually an exothermic process. क्योंकि heating in presence of air है, combustion process है, तो certainly it will be exothermic. ये बात यहाँ पे लिख लीजिए. This process is exothermic. वह exothermic क्योंकि आप एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं. तो दिस इज exothermic. डेल्टा एच इस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होगा और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा. तो डेल्टा एच नेगेटिव क्योंकि कंबशन प्रोसेस होगा. नॉर्मली बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं या एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इट विल बी अ कंबशन प्रोसेस. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसका रिडक्शन टेक्निक फॉलो करेंगे. ठीक है, रिडक्शन के मैंने आपको इतने सारे प्रोसेस बताए. एयर रिडक्शन, रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज आल्सो नोन एज वेल्टिंग. एल्यूमिनो-थर्माइड प्रोसेस में एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इस प्रोसेस में देखो एक चीज और ध्यान रखिए कि रिडक्शन में जो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्योरिफिकेशन ऑफ ओर किया था, यहाँ से इम्प्योरिटी जो हटी थी उसको बोलते हैं गैंग. इस स्टेप पे जो हमने इम्प्योरिटी हटाई थी, रिमूव्ड इम्प्योरिटी वाज गैंग. और जब रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यहाँ से जो इम्प्योरिटी रिमूव होती है वो रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग. यहाँ पे इम्प्योरिटी या इम्प्योरिटीज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग. यहाँ पे जो हमने रिमूव्ड इम्प्योरिटीज हैं वो गैंग है. तो रिमूव्ड इम्प्योरिटीज आर गैंग. तो मैंने सबसे पहला टर्म आपको सिखाया था अर्दन इम्प्योरिटीज. अर्दन इम्प्योरिटीज जो हटाए, रिमूव्ड इम्प्योरिटीज वो गैंग है. और यहाँ पे जब हम लोग बताएंगे तो रिमूव्ड इम्प्योरिटीज आर in the form of slag. In the form of slag. ठीक है. और ऐसा रिमूवल जो प्रोसेस होता है स्लैग में, जो रिमूवल किया वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स. यहाँ पे अगर चाहो तो ये भी चीज ऐड कर लेते हो. सो रिमूव्ड इम्प्योरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्लैग यूजिंग फ्लक्स. ठीक है, ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए यहीं पे, यूजिंग फ्लक्स. तो यहाँ पे इम्प्योरिटी स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो रही है और पहले इम्प्योरिटी जो रिमूव थी दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ गैंग. और यहाँ इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लक्स. अभी सब सब्सटेंसेस की डेफिनेशन प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा, बट अभी वन बाय वन प्रोसेस समझ लेना. और रिफाइनिंग में नॉर्मली जो सब्सटेंस हटते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, या कई बार जो उसमें सब्सटेंसेस हटते हैं उनको हम लोग दोबारा किसी दूसरे पर्पज से यूज कर लेते हैं. जैसे कॉपर की इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग में कई बार गोल्ड और सिल्वर एक्सट्रैक्शन में मिल जाता है, तो रिफाइनिंग की पूरी कॉस्ट ही निकल आती है. तो समटाइम्स जो इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे हैं या जो सब्सटेंस हटा रहे हैं वही बेनिफिशियल हो जाता है. ठीक है. तो रिडक्शन वाले स्टेप पे जब इम्प्योरिटी हटाते हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग यूजिंग फ्लक्स. और उसके पहले वाले स्टेप पे जो हमने इम्प्योरिटीज है दैट इज नोन एज गैंग. तो ऐसे हम लोगों ने ओर से स्टार्ट करके जब हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक पहुंच जाते हैं, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी. और मेटलर्जी में कोई भी प्रोसेस कंपलसरी नहीं होता है. कंडीशन इज हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक पहुंचना है मिनिमम कॉस्ट में. तो इनमें जिन जिन स्टेप को रिमूव कर सकते हैं, जिन प्रोसेस को क्लब कर सकते हैं, वो सब करके प्रोसेस को लो कॉस्ट पे लाते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म तक ले जाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन प्रोसेसेस को डिटेल में सीखेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेटलर्जी. तो एक एक प्रोसेस को डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो स्टॉप हियर.